हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। आप सभी बच्चों को मैं यहाँ पे इंडियन पॉलिटी पढ़ाऊँगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। आपके सामने जो पीडीएफ है ये एस्पायर अड्डा ने बनाई है। काफ़ी खूबसूरत पीडीएफ है, काफ़ी अच्छी लगी मुझे। तो आपको मैं इसी पीडीएफ के ऊपर लेक्चर्स दूंगा। इसी पीडीएफ के हिसाब से हम चलेंगे। तो आपके साथ ही मैं कुछ कुछ चीज़ें पढ़ाऊंगा। वैसे मैंने देख लिया ऊपर ऊपर से, बहुत अच्छी पीडीएफ है, बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छा मटेरियल है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि काफ़ी बिजी शेड्यूल था मेरा, मतलब टाइम नहीं था, लेकिन आशिक सर की बात मैं टाल नहीं सकता। तो आशिक सर मेरा भाई है, इसलिए मुझे स्पेशल टाइम निकालना पड़ा आपके लिए। आपको मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे पॉलिटी। आप कमेंट करना, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, अगर अच्छा नहीं लगे तो कमेंट करके बता देना मुझे। ओके, सबसे पहला जो यहाँ पे हम चैप्टर्स का नाम देखते हैं, देखो भाई, इंडियन पॉलिटी में असेंबली पढ़ेंगे हम, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। फिर हम पढ़ेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, शेड्यूल्स कौन से हैं कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज कहाँ कहाँ से हैं, कौन कौन सी कंट्री से कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया, फंडामेंटल राइट्स क्या है, इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में पढ़ेंगे, यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशल प्रोविजंस हैं कुछ स्टेट्स के, वो पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, सेंट्रल गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट, इंडियन पॉलिटी वन लाइनर्स और इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हम पढ़ेंगे। इसी बुक के हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम क्या था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? अगर ये सवाल आए, आपको लिखना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद हम इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं इस पीडीएफ में, उन पॉइंट्स को पढ़ के मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनाई गई ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान 1946। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, थोड़ी सी कहानी बताऊंगा। देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ना, जिसका काम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। ये खुद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को किसने बनाया? देखो भाई, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया किसने? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को किसने बनाया? असेंबली को भी किसने बनाया? तो आपको याद रखना है, कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से इसको बनाया गया। अगर यह सवाल आए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई किस प्लान के हिसाब से फॉर्म हुई, किस रिकमेंडेशंस, किस किस प्लान के रिकमेंडेशंस के हिसाब से फॉर्म हुई, तो आपको याद रखना है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 का एक प्लान आया था इंडिया, और उसी प्लान के ऊपर इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। तो कैबिनेट मिशन प्लान की वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वजह से आगे आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। ठीक है सर, हमें अगर सवाल आएगा कि किसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, हम लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगर यह सवाल आया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को किसने बनाया, हम लिखेंगे कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से बनाया गया। अच्छा, और भी कुछ प्लान्स आए थे, क्रिप्स मिशन आया था, अगस्त ऑफर आया था, वो फेल हो गए थे, लेकिन हाँ, कैबिनेट मिशन प्लान पास हुआ था। तो इसके पीछे भी कहानी है कि पहले ये फेल हुआ, पहले दूसरे में ये पास हुआ, ये पार्ट्स में आया था, लेकिन हम वो चीज़ें यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा और जो एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, अब आगे चलेंगे हम। अब ये असेंबली तो बनी इस प्लान के हिसाब से, लेकिन असेंबली को मिलना भी है ना, लोगों को मिलना भी है ना। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मीटिंग की, पहली मीटिंग कब की? पहली मीटिंग, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 9, 1946 को पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करती है। अब जब पहली मीटिंग होगी, देखो भाई, हम सभी लोग मिलेंगे कोई काम करने के लिए, तो कोई ना कोई प्रेसिडेंट भी होगा ना। तो इस मीटिंग पे, पहली मीटिंग पे ही इन्होंने एक प्रेसिडेंट को चुना, जिसका नाम था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, या डॉक्टर एस सिन्हा भी आप बोल सकते हो। तो डॉक्टर एस सिन्हा को बनाया गया इस पहली मीटिंग पे, याद रखना, इस पहली मीटिंग पे डॉक्टर एस सिन्हा को बनाया गया प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली, मगर टेम्पोररी। पहली मीटिंग पे समझ ही नहीं आया किसको रखना है किसको नहीं रखना है। पहली मीटिंग पे किसी न किसी को तो सामने रखना था।
तो उन्होंने देखा सबसे बुजुर्ग जो था, सबसे ओल्डेस्ट बंदा जो था, और वो कौन था असेंबली में? एस सिन्हा। उसी को रखा गया पहली मीटिंग पे टेम्पररी प्रेसिडेंट। टेम्पररी प्रेसिडेंट क्यों? क्योंकि पूरा नहीं पता था पहली मीटिंग पे किसको रखे किसको ना रखे। ऐसे ही मीटिंग की, कोई ना कोई तो होना चाहिए ना सामने। तो इन्होंने चुना एक सबसे बुजुर्ग इंसान। पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को सबसे बुजुर्ग इंसान जो था वो कौन था? डॉक्टर एस सिन्हा। और ये इन्होंने एक्चुअली काम किया ऑन फ्रेंच प्रैक्टिस, क्योंकि फ्रांस में जब भी मीटिंग होती थी और प्रेसिडेंट कोई नहीं होता था, तो सबसे बुजुर्ग इंसान, सबसे ओल्ड मेंबर जो था मीटिंग में, वो बाय डिफॉल्ट प्रेसिडेंट होता था फ्रांस में। तो ऑन फ्रेंच प्रैक्टिस एस सिन्हा को बनाया गया इंडिया के जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका प्रेसिडेंट। इंडिया का प्रेसिडेंट नहीं, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट। इस असेंबली का काम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। लेकिन हाँ, 2 दिन बाद ही, एक्चुअली यहां पे डेट नहीं है लेकिन मैं बता देता हूं, 9 दिसंबर को ये हुआ था। 10 और 11 दिसंबर को क्या हुआ? 2 दिन बाद ही इसको चेंज किया गया। दूसरी मीटिंग थी वो, एक्चुअली 9 दिसंबर को पहली मीटिंग थी। ये लाइन है, ये आप कह सकते हो 11 दिसंबर। ये 11 दिसंबर है दूसरी मीटिंग। 2 दिन बाद मीटिंग की इन्होंने। तो इसी आने वाली सेकंड मीटिंग पे ही, मतलब जो कि 11 दिसंबर पे थी, 2 दिन बाद जो मीटिंग इन्होंने की, एस सिन्हा को छोड़ के किसको बनाया गया प्रेसिडेंट? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली। मैं कहूं यहां पे ठीक तो कहूंगा फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट। ये तो टेम्पररी प्रेसिडेंट था और ये परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको, असेंबली है, इंडिया नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहला प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली भी बना है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी है। असेंबली भी और इंडिया भी। कौन है प्रेसिडेंट? राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर को यह हुआ था। और 2 दिन बाद और जब मीटिंग हुई, 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द असेंबली। इस बात को समझो क्योंकि इसके बाद ही इन्होंने यहां पे लिखा है प्रियम्बल के बारे में। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा प्रियम्बल और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जोड़ के। देखो भाई, हाँ भाई असेंबली बन गई सर, हमने एस सिन्हा को पहले रखा था 9 दिसंबर को, लेकिन उसको हमने चलो 11 दिसंबर चेंज किया और 11 दिसंबर हमने परमानेंट प्रेसिडेंट चुना राजेंद्र प्रसाद। अब तो हो गया प्रेसिडेंट, असेंबली भी बन गई, ठीक है। अब इस असेंबली का काम है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स होने चाहिए। अरे भाई सामने कुछ होना चाहिए ना, तभी आगे काम बढ़े। सामने कोई डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए, सामने कोई फॉर्मेट तो होना चाहिए जिस पे काम किया जाए, सामने कोई ऑब्जेक्टिव्स तो होने चाहिए जिसको दिमाग में रख रख के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाए। तो याद रखना 13 दिसंबर जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव किया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया असेंबली को, शॉर्ट में बोला असेंबली को, देखो भाई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, एक डॉक्यूमेंट दिया इस असेंबली को, और असेंबली को बोला देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपका काम है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, तो आप ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ही देख देख के, इसी को दिमाग में रख रख के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाइए। अब मैं आपको सवाल पूछूंगा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को देख देख के कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा कौन? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस असेंबली में ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाला डॉक्यूमेंट, जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे कि हमें कंट्री ऐसी बनानी है, कंट्री वैसी बनानी है, कंट्री में ये होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ये होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको देख देख के असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। लेकिन इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को असेंबली में किसने मूव किया, किसने ड्राफ्ट किया, किसने बनाया? वो है जवाहरलाल नेहरू। कब? 13 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर को पहली मीटिंग होती है, तो 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू देते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और बोलते हैं देखो भाई इसको देख देख के कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ भाई, ऑब्जेक्टिव्स को दिमाग में रख रख के कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। ओके,
असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया, एंड किया, बन रहा है और बन गया कॉन्स्टिट्यूशन। बनते 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 लास्ट में इनको याद आता है, हमने तो इस किताब का, इस कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक का हमने तो इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं। तो बाद में याद आया कि हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन, क्या एक बुक ही है ना, एक बड़ी बुक ही है, आप कॉन्स्टिट्यूशन मार्केट से भी खरीद सकते हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो ये बुक है, जिसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को देख देख के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया, तो बाद में याद आता है कॉन्स्टिट्यूशन बन बन के एंड भी हो गया, तो बाद में याद आता है अरे इस किताब का हमने कोई इंट्रोडक्शन तो रखा ही नहीं, तो बनाया गया प्रियम्बल। याद रखना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूंगा मैं प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल की स्पेलिंग क्या है आगे नोट्स में लिखा हुआ है, मैं आपको बताऊंगा। देखो यहां पे भी लिखा है नीचे। तो इसको मैं सिंप्लीफाई ऐसे करूंगा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को देख देख के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव किसने किया, ये आपको पता ही है, राजेंद्र प्रसाद ने। और कॉन्स्टिट्यूशन जब एंड होने को था तो दिमाग में आया भाई कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन तो रखना है ना। कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन को बोलते हैं प्रियम्बल। क्या बोलते हैं, प्रियम्बल। अब बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको नहीं भूलना। सब भूल जाओ, बस इसको मत भूलो, क्योंकि आपके लिए एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखो प्रियम्बल लास्ट में बना, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन बनते बनते पहले नहीं बना। याद रखना इस बात को। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के बनते बनते लास्ट में बना। कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन एंड होने को था, तो प्रियम्बल का ख्याल आया असेंबली को। लेकिन प्रियम्बल जो इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रियम्बल को बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन के पहले ही पेज पे डाला गया। प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन के पहले ही पेज पे डाला गया, इसका मतलब यही नहीं कि प्रियम्बल पहले बना ना, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद बना, ये याद रखना। और प्रियम्बल पे काफी मसले भी उठे। क्या इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना जाएगा, अमेंडमेंट की जाएगी, नहीं की जाएगी, माना नहीं जाएगा पार्ट, इसमें आपको बहुत सारे मतलब मसले भी उठे। तो वो आपको मैं बता दूंगा, अगर नोट्स में था लिखा हुआ तो मैं आपको बता दूंगा आगे। वैसे यहां पे आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैं ज्यादा यहां पे बता दूं, ठीक है। तो इतना हमने समझा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया असेंबली को, और असेंबली ने इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को दिमाग में रख रख के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन बनते बनते खत्म हो रहा था, तो कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन का याद आया। कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन को बोलते हैं प्रियम्बल, लेकिन प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में डाला गया कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही पेज पे होता है प्रियम्बल। देखो पहले ही पेज पे प्रियम्बल है, इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन में पहले प्रियम्बल बना ना, प्रियम्बल पहले पेज पे है, लेकिन प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद बना। अब जो ये प्रियम्बल है और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, इसको देख देख के पता है क्या चलता है। जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को और प्रियम्बल को देखते हैं, पता है क्या चलता है, ये पता चलता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और प्रियम्बल आपस में बाई बाई है, मतलब कि मिलते जुलते हैं, मतलब कि इन दोनों की बातें एक जैसी हैं। इसीलिए बोला गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की मॉडिफाइड फॉर्म है प्रियम्बल। सवाल अगर आए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की मॉडिफाइड फॉर्म क्या है, आपको लिखना है प्रियम्बल। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बातें मिलती जुलती हैं प्रियम्बल से, 100% नहीं, कम से कम जब मैंने दोनों को पढ़ा तो मुझे लगा कम से कम 60% बातें मिलती जुलती है। लेकिन 60% बातें डॉक्यूमेंट्स का मिलना भी बहुत है, तो 60% मिलती जुलती है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और प्रियम्बल की बातें, ठीक है। ओके, ये आपने समझा। अब देखिए 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया असेंबली को और बोला कि इसको देख कर बनाओ कॉन्स्टिट्यूशन को। फिर प्रियम्बल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे ही बेस है। बेस है मतलब कि एक जैसे हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट और मूव किसने किया, किसने बनाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिसको अडॉप्ट किया गया बाद में, मतलब अडॉप्ट किया था फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अडॉप्ट मतलब मानी बात पंडित जवाहरलाल नेहरू की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ड्राफ्ट किया मतलब बनाया, और मूव किया, मूव मतलब रखा यह डॉक्यूमेंट असेंबली के सामने। अडॉप्ट मतलब कि बाद में असेंबली ने इकरार भी किया, एक्सेप्ट भी किया, हाँ भाई ये ठीक है, हम ये करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है
वो बिहेव करती है एज प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम जनवरी 26, 1950। अच्छा, जनवरी 26, 1950 से टिल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट, जब तक नया पार्लियामेंट बना 1951-52 में, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था ना, वो ये काम भी करता था, पार्लियामेंट का भी। तो अब मैं आपको समझाऊंगा ये, चलो इसको समझाता हूं, मुझे लगता है बहुत टाइम लगेगा फिर, चलो समझाता हूं। अब बात उठी है तो थोड़ा सा समझाएंगे हम आपको यहां पे अच्छी तरह से। असेंबली है ना, इसका काम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। क्या बनाना? कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। इस असेंबली का काम है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, लेकिन इस असेंबली का काम था पार्लियामेंट की तरह भी काम करना। और पार्लियामेंट क्या करता है? पार्लियामेंट कानून बनाता है। लेजिस्लेचर है पार्लियामेंट। लेजिस्लेचर का मतलब लॉज बनाता है पार्लियामेंट। प्राइमरी मकसद यही है, लॉज बनाना। तो असेंबली का काम ये भी था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम ये भी था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, और इसी असेंबली का काम था पार्लियामेंट का भी कानून भी बनाना, कि किस तरह से कानून चलेगा। असेंबली मतलब कौन कौन से लॉज होंगे। देखो, एक है असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा होता है पार्लियामेंट की तरह बिहेव करना, लॉज बनाना, ठीक है। अब ये मैं आपको बताऊं कि इसने पार्लियामेंट की तरह भी बिहेव किया यहां से यहां तक, जब तक कि पार्लियामेंट बना। जैसे आज पार्लियामेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहले थी, आज वो नहीं है, वो सारे आई डोंट नो सारे चले हुए होंगे दुनिया से। अब टोटल खर्चा जो हुआ वो इतना हुआ, 64 लाख। कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26, 1949। अच्छा, नवंबर 26, 1949 को जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, अडॉप्ट का मतलब होता है फॉर्म होना, बना या इनैक्ट होना। इनैक्ट, फॉर्म, अडॉप्ट एक ही टाइप के वर्ड्स हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब 26 नवंबर 1949 को बना, उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था? 4 चीजें थी। प्रेम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे, 22 पार्ट्स थे। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या थे? पार्ट्स थे, शेड्यूल्स थे, आर्टिकल्स थे, प्रेम्बल था, बस। प्रेम्बल कितने थे? प्रेम्बल एक ही है, प्रेम्बल का कोई नंबर नहीं होता, बस प्रेम्बल एक सिंगल डॉक्यूमेंट है और एक ही है, ठीक है, वहां पे कोई नंबरिंग नहीं है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है वो है चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चेयरमैन कौन है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, वो भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयरमैन है ड्राफ्टिंग कमेटी के। और मैं आपको बताऊं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बोला जाता है आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बोला जाता है मैन ऑफ मॉडर्न मेन्यू, मैन ऑफ मॉडर्न मेन्यू। इसने मॉडर्न लाइन्स पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है। इसको चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी का भी बोलते हैं, ओके। अब आगे चलते हैं, क्या फंक्शंस है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ये असेंबली क्या करती, मतलब इसके क्या फंक्शंस है। कुछ फंक्शंस है यहां पे लिखे हुए हैं। इन्होंने रेटिफाई किया इंडियन मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन मई 1949। मई 1949 को इन्होंने रेटिफाई मतलब वैलिड करार देना, यस बोलना, एक्सेप्ट करना, ऑफिशियली अनाउंस करना, हाँ भाई हम हैं मेंबर। एक्सेप्टेंस, रिजेक्ट नहीं होता है रेटिफाई। रेटिफाई मतलब वैलिड करार देना, ऑफिशियली वैलिड डिक्लेयर करना। तो रेटिफाइड, क्या वैलिड असेंबली ने बोला वैलिड क्या है कि इंडिया की मेंबरशिप जो कॉमनवेल्थ में है वो वैलिड है। कब बोला असेंबली ने? मई 1949 में बोला कि कॉमनवेल्थ में जो मेंबरशिप है हमारी वो वैलिड है, हमें वहां से हटाने की मेंबरशिप कोई ज़रूरत नहीं। अब इसके पीछे भी थोड़ी कहानी बताऊं, ज़्यादा नहीं। देखो भाई, ब्रिटिशर्स के जितने भी कॉलोनीज होते थे ना, जिस एरिया को भी वो ऑक्यूपाई करते थे, इंडिया के ऊपर भी ब्रिटिश राज था ना, तो जितने भी एरियाज को वो कवर करते थे उनको वो मेंबर बनाते थे, कॉमनवेल्थ में मेंबर बनाते थे। और इंडिया भी मेंबर था। अब इंडिया आजाद हुआ तो इंडिया को वो मेंबरशिप हटानी थी वहां से, लेकिन इंडिया ने बोला नहीं, हम वो मेंबरशिप नहीं हटाएंगे, वो हम ऑफिशियली वैलिड मानते हैं। इंडिया की मेंबरशिप जो कॉमनवेल्थ में है वो वैलिड है, क्योंकि हम उसके मेंबर होने का मतलब यही नहीं कि इंडिया आजाद नहीं हुआ, उसका मेंबर होने का मतलब यही नहीं कि इंडिया सुप्रीम नहीं है। हाँ भाई, तब थे हम मेंबर उसके, जो कि दिखा रहा है कि हम एक कॉलोनी थे ब्रिटिश की, लेकिन हमारे अब वहां से मेंबरशिप, हम तो आजाद हो गए हैं इस डेट पे, तो हमें कोई टेंशन नहीं है, हम उसके मेंबर रहेंगे, हमें मेंबर रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अडॉप्ट नेशनल फ्लैग इस डेट पे, नेशनल एंथम को इस डेट पे अडॉप्ट किया गया, नेशनल सॉन्ग को इस डेट पे अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने, जो मैंने आपको ऊपर बोला। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी राजेंद्र प्रसाद ही थे। ये कुछ कमिटीज़ हैं, मेजर कमिटीज़। देखो भाई, अब काम छोटा तो है नहीं कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, तो काम बटेगा, कोई एक काम करेगा, कोई दूसरा काम करेगा, कमिटीज़ में बटेगा। तो ये देखो आप 8 मेजर कमिटीज़ है आपके सामने। यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, प्रोविंशियल कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, रूल्स और प्रोसीजर कमेटी, स्टेट्स कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी। इन कमिटीज़ के चेयरमैन आप खुद ही पढ़ लीजिए, मेरे पढ़ने से आपको ज़्यादा याद कहाँ रहेगा, डायरेक्टली देख लीजिए। यूनियन पावर कमेटी तो देख लीजिए, इसमें टाइम मैं नहीं चाहता कि ज़ाया करूँ, बस पढ़ना तो आता है ना, तो देख लो। अब इस तरह अब याद रखने का भी तरीके होते हैं। राजेंद्र प्रसाद 2 कमेटियाँ, तो इन दोनों को जोड़ो एक साथ, ठीक है। अब जवाहरलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू 3 कमेटियां, तो इन दोनों को एक साथ याद रखो। यहाँ पे यूनियन, जवाहरलाल नेहरू यूनियन मतलब प्राइम मिनिस्टर, यूनियन। तो यहाँ पे भी जवाहरलाल नेहरू स्टेट्स, कुछ भी कोई भी ट्रिक बना के ये नहीं भूलना। डॉक्टर BR अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। सवाल आता है कौन सी कमेटी का कौन सा चेयरमैन है, लेकिन सवाल ये भी आता है ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर कौन कौन से मेंबर्स थे। ये सवाल मैंने काफ़ी जगहों पे देखा हुआ था। आई थिंक KS 2013 में भी आया था। अभी मुझे नहीं पता मुझे याद होंगे कि नहीं, लेकिन मैं अगर याद आया तो मैं आपको बता दूंगा। देखो भाई, ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स थे। एक तो था चेयरमैन आपके सामने, जो ऊपर लिखा है, ऊपर जो लिखा है चेयरमैन आपके सामने, ये BR अम्बेडकर। बाकी मेंबर्स कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आपको ये कहानी याद रखनी है। गोपी है एक, गोपी, और गोपी जो है एक लड़की है, ठीक है, और इसका जो पति है स्वामी, एक लड़की है गोपी, इसका पति है स्वामी। इन दोनों का आपस में झगड़ा होता है। अब गोपी और स्वामी को झगड़ा किस पे होता है, याद रखना, आंचार पे होता है। किस पे? अंचार पे होता है। शाम को अंचार पे रोज लड़ाई होती थी। गोपी ने बोला जो मेरा ये पति स्वामी है, स्वामी बोलते हैं ना पति को शायद, गोपी ने बोला जो मेरा ये स्वामी है वो रोज आंचार पे लड़ाई करता है, इसलिए मैं जाऊंगी कुछ ताइज लाने या कोई चीज लाने, मैं बाबा के पास जाऊंगी कुछ लाने, ठीक है। तो वो गई साधु के पास। किसके पास? साधु के पास वो जा रही है। बीच में उसको मुंशी मिला। मुंशी होता है ना, मुंशी होता है जो ये खाना वाना देते हैं, जो ये चावल वाल देते हैं, वहां पे मुंशी होता है ना। मुंशी मिला इस गोपी को। मुंशी ने बोला गोपी को कहां जा रहे हो? गोपी ने बोला मेरा पति जो स्वामी है वो रोज आंचार पे लड़ाई करता है, इसलिए मैं जा रही हूं साधु के पास कुछ ताइज वाइज लाने, कुछ भी। तो मुंशी ने गोपी को बोला देखो भाई, आप उसको अंचार मत दे दो, आप उसको महादाल दे दो। महादाल एक होते हैं ना, महादाल पल्सेस है ये, महादाल आप उसको दे दो। ये आप याद रखना, ये 7 मेंबर है ड्राफ्टिंग कमेटी के। एक मेंबर तो BR अम्बेडकर है। जो रिमेनिंग 6 हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स, वो कौन कौन से? ये है गोपाला स्वामी, गोपी से गोपाला स्वामी, कृष्णा स्वामी, फिर यहां पे KM मुंशी, यहां पे सादुल्ला मुंशी, महादाल नहीं याद रखना, महादेव है, महादेव, और ये कृष्णाचार्य, ठीक है। अब आपको याद हुआ होगा। देखो भाई, गोपी और स्वामी लड़ाई होती है किस पे? आंचार पे। बता मुझे, लड़की का नाम क्या? गोपी। लड़के का नाम क्या? इसका पति स्वामी, SWAMY, स्वामी। लड़ाई किस पे हुई? आंचार पे। गोपी किसके पास जाएगी ताइज लाने? साधु के पास या साधु के पास। बीच में कौन मिला? मुंशी मिला। मुंशी ने बोला उसको आंचार मत दे दो, उसको क्या दे दो? महादाल होती है ना, महादाल। तो गोपी से गोपाला स्वामी से यहां पे कृष्णा स्वामी, गोपाला स्वामी, कृष्णा स्वामी, ओके। अब यहां पे KM मुंशी तो आसान है। यहां पे महादाल के बदले महादेव याद रखना है। यहां पे साधु के बदले सादुल्ला याद रखना है, यहां पे आचार है ना, आचार आपको याद रखना है, कृष्णाचार्य, ओके। तो ऐसे ही कुछ आपको याद रखने हैं। तो अगर आपको थोड़ी सी भी ट्रिक याद है तो आप ऑप्शंस को आराम से कर सकते हो। तो ये था आज का लेक्चर।
मुझे नहीं पता आपको कैसा लगा, क्योंकि मेरी एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है किसी नोट को पढ़ाने की। मेरी ज़्यादा एक्सपीरियंस वैसे है, मैं आई थिंक ये नोट कम ही पढ़ा चुका हूँ अब तक लेकिन काफ़ी अच्छा मुझे लगा नोट। इनकी बुक बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, और आप इनको ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। एक टाइम आएगा कि जम्मू का ये सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट होगा, अभी भी है लेकिन अभी आगे बहुत ज़्यादा ग्रो होगा ये, क्योंकि मैं आशिक सर को जानता हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, हद से ज़्यादा मेहनती है। मेरे पास टाइम नहीं था लेक्चर देने का, लेकिन फिर भी मुझसे मेहनत करवाई। तो आशिक सर जहाँ है वहाँ पे वो इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगा, वहाँ पे वो ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और मैं आपको और लेक्चर्स लाऊंगा, जब जब मुझे टाइम मिले मैं आपको लेक्चर्स और लेता आऊँगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। ओके, बाय।